हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्कल में। दोस्तों, हम पॉलिटी में पढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले आज की बात। विश्वास ये नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही, विश्वास ये है कि वो आपको पसंद ना भी करें तब भी आप ठीक हों। यानी कि किसी के विश्वास करने पे या किसी के विश्वास करने पे आपके मन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर आप सही हैं तो। ठीक है ना दोस्तों। अपने मन की चाबी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देनी है कि हाँ, कि जब इंसान चाहेगा तब आपको सुखी कर देगा, जब चाहेगा तब दुख कर देगा। अपने मन की चाबी अपने हाथ में रखिए, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ताज का शासन शुरू कर लिया था दोस्तों। आज उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम भारत शासन अधिनियम 1909 पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार इसलिए क्योंकि उस समय जब आया था ये अधिनियम तो मार्ले भारत के वायसराय थे और मिंटो भारत में इंग्लैंड के राज्य सचिव। ठीक है दोस्तों, राज्य सचिव का पद हमने देखा था कि पिछले क्लास में भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत इस पद का सृजन किया गया था क्वीन के द्वारा, और इसी के बाद से इस पद चालू हो गया और उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म कर दिया था उसके तहत, और इसके बदले में भारत के राज सचिव का पद का सृजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस अधिनियम के द्वारा परिषदों और उनके कार्य क्षेत्रों को विस्तार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1909 के एक्ट के द्वारा जो परिषद थी, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी थी, जो परिषद थी उनके कार्य और क्षेत्र को और अधिक विस्तार दिया गया, उन्हें कार्य के लिए और स्वतंत्र कर दिया गया। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये कौन थे? ये विधि के ज्ञाता थे। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसमें चुनाव वोट लड़ने के लिए, पृथक निर्वाचन के लिए इसमें मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यहीं से उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डाल दी कि हाँ, इस जहाँ पे मुस्लिम सीट होगी वहाँ पे मुस्लिम ही वोट डालेगा। पृथक निर्वाचन का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ को जब एकदम पृथक किया जाता है तो जिस सीट पे मुस्लिम खड़ा होता है तो उस सीट पे मुस्लिम ही वोटिंग करता है। ठीक है ना, इसलिए इसको पृथक निर्वाचन मंडल कहा गया। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई। यानी कि जो केंद्र का विधान परिषद थी उसमें सरकार का बहुमत रहेगा। ठीक है, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत भी हो सकते थे, जरूरी नहीं था हो कि नहीं हो। ठीक है, इसी अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में जहाँ पे सरकारी बहुमत ही होना था, वहाँ की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। इसी क्रम में अगर आप प्रांतीय परिषदों की संख्या में भी गिनती करें तो उनकी संख्या इस प्रकार थी। बंगाल की 55 थी, बम्बई की 47, मद्रास की 47, संयुक्त प्रांत की 47। यानी कि बंगाल की 55, बम्बई मद्रास संयुक्त प्रांत की 47, और पंजाब की 25, और बर्मा जो आज की डेट में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जो हमसे 1937 में अलग हुआ था दोस्तों, तो बर्मा की 16 थी। सदस्यों की संख्या नियत की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम से विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई और बजट पर विचार विमर्श के लिए नियम बनाए गए। यानी कि विधान परिषदों के कार्य में और वृद्धि की गई और बजट पर विचार करने के लिए अलग से नियम बनाए गए। विधान परिषदों की संख्या को वित्तीय विवरण की विवेचना करने का अधिकार प्रदान किया गया। जो विधान परिषद है उसके सदस्यों को वित्तीय विवरण की विवेचना करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके जो वित्तीय विवरण से, यहाँ पे बजट से है दोस्तों, बजट
की विवेचना करना, मतलब उनके बारे में जानना, उनके बारे में चर्चा करना, परंतु का अधिकार था, लेकिन सरकार की निंदा नहीं कर सकते थे। वो सरकार की निंदा नहीं कर सकते थे और अविश्वास प्रस्ताव की पेश नहीं कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार पारित किया गया। सदस्य जो थे सार्वजनिक हित यानी कि जो पब्लिक इश्यूज थे उनके संबंधित विषयों की विवेचना करने का प्रस्ताव ला सकते थे संसद में, इतना अधिकार दिया गया था उन्हें। इस अधिनियम के तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जो कि धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जो पूना पैक्ट के द्वारा मैकडोनल्ड के द्वारा लाई गई थी, जिस पे पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों, उस पर भी वक्त आएगा तब हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसमें अपनी सीरीज छोटी मगर बड़े काम की बातों पर चर्चा कर लेंगे उस मुद्दे पर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ कि जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंट्स, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदार को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इन लोगों को भी, जमींदारों को और प्रेसिडेंट्स, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। इस अधिनियम के कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो वो मिंटो को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू आपको हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।